आपको पढ़ाने जा रही हूँ चल कुंडल धारामापी। ये हर दूसरे साल बोर्ड परीक्षा में आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। चल कुंडल धारामापी। चल कुंडल धारामापी को समझने से पहले आप कुछ चीजें एक चीज को समझ लीजिए। ये मैंने पहले भी पढ़ा लिया है आपको, फिर भी मैं एक बार बता रही हूँ। जो इसमें मुख्य चीज है वो दिमाग में आनी। जब भी हम किसी कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, माना ये क्या है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है, और इसमें हम किसी कुंडली को लटकाते हैं, माना यहाँ पे हमने किसी कुंडली को लटकाया है, ठीक है ना, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में। तो भाई हम जानते हैं NS एक, और हम इसमें क्या करें, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में जिस कुंडली को लटकाएं उसमें अगर हम धारा प्रवाहित करें, धारा प्रवाहित करें, तो इस कुंडली पर एक बल आघूर्ण, ठीक है ना, एक बल आघूर्ण कार्य करता है। और यह बल आघूर्ण क्या होता है, इस पे एक कौन सा बल आघूर्ण कार्य करे, विक्षेपक बल आघूर्ण कार्य करता है। इस बल आघूर्ण को हम विक्षेपक बल आघूर्ण कहते हैं। वो कार्य करता है और वो इसे घुमाने का प्रयास करता है, और उसके घुमाने का प्रयास नहीं करता, घुमाता है। और उसमें जो ये बल युग्म है तो वो बराबर होता है NIA B साइन थीटा के बराबर, जिसमें N क्या है, फिर कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की, कुंडली में फेरों की संख्या। I है कुंडली में प्रवाहित धारा, कुंडली में प्रवाहित धारा, और A है कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल। और आपका A के बाद क्या, B है जो हमने चुंबक रखा है उसकी प्रबलता, कुंडली चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और इसमें आया थीटा। थीटा क्या है, तो इसमें थीटा जो है वह चुंबकीय क्षेत्र, N से S की ओर होता है चुंबकीय क्षेत्र, तथा क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश सदैव क्षेत्रफल के लंबवत होता है। अगर ये क्षेत्रफल है इसके लंबवत क्षेत्रफल उस क्षेत्रफल सदिश होगा। तो हर स्थिति में इससे थीटा कितना बनता है, क्योंकि हमने ये त्रिज्या लिया है इसलिए थीटा कितना बनता है, 90 अंश। तो थीटा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश के बीच हो, के बीच का हो, ठीक है। तो जब हम चल कुंडल धारामापी पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो टोक विक्षेपक बल आघूर्ण होता है वह कितना होता है, किस चीज पर निर्भर करता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं चल कुंडल धारामापी। सबसे पहले भाई हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये हमारे कोई भी चीज हम कब पढ़ते हैं, जब वो उपयोगी होती है। और किस चीज के लिए उपयोग होती है, ये धारा जो ये चल कुंडल धारामापी है ये किसी भी परिपथ में धारा को संसूचित करने या छोटी से छोटी धारा 10 की घात -3 एम्पियर, इससे भी छोटी 10 की घात -6 एम्पियर या 10 की घात -8 एम्पियर तक, इतनी छोटी धारा को भी क्या करता है,
मापता है और संसूचित करता है कि इस परिपथ में धारा है या नहीं है, और इतनी छोटी धाराओं को यानी कि मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर और इससे भी छोटी धाराओं को मापने का काम करता है, ठीक है ना, या फिर डिटेक्ट करता है। तो हम जैसे हमें कोई प्रैक्टिकल में मैं कह रही हूँ कि मैंने ये प्रैक्टिकल किया और इससे धारा उत्पन्न हो रही है और मुझे पता ही नहीं चल रहा इसमें धारा वास्तव में उत्पन्न हो रही है या नहीं हो रही है, बहुत कम हो रही है माना, तो हम धारा मापी को लगाएंगे और वो बताएगा कि हाँ इसमें धारा है या नहीं। अगर उसके जो विक्षेप आता है तो धारा है ना, ये बताता है। दूसरा, जैसे किसी भी परिपथ में, जैसे आप व्हाइट स्टोन ब्रिज पढ़ते हो तो उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम गैल्वेनोमीटर में 0 धारा बह रही थी, यानी कि उसको संतुलित करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, गैल्वेनोमीटर चाहिए कि इसमें कोई धारा नहीं बह रही है, यानी कि परिपथ में कम से कम धारा को संसूचित करने के लिए हम चल कुंडल धारा मापी का प्रयोग करते हैं। तो यह प्रैक्टिकल में और प्रयोगशाला में बहुत काम आता है और बहुत कम धारा को भी माप सकता है। तो चल कुंडल धारा मापी। अब आता है इसके बाद इसकी संरचना कि ये बना कैसे, तो किस लिए हम पढ़ रहे हैं वो तो हमने जान लिया कि धारा को संसूचित डिटेक्ट कर रहा है और उसका मेजरमेंट कर रहा है ना। अब हम दूसरा ये कि इसकी संरचना कैसी है, इसे कैसे बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे अंदर एक लोहे की बेलनाकार प्रोब लेते हैं, नम लोहे की बेलनाकार प्रोब, ये हमने ली नम लोहे की बेलनाकार प्रोब। अब आप कहेंगे नम लोहा क्यों लेते हैं, क्योंकि यह चुंबकीय क्षेत्र को सपोर्ट करता है, ठीक है ना, अभी मैं आगे बताऊंगी। तो नम लोहे की हमने प्रोब ले ली, इसको हमने अचुंबकीय पदार्थ जैसे एल्यूमिनियम धातु के फ्रेम में रखा और इस फ्रेम पर हम तांबे की क्या करेंगे, तांबे की तार की कुंडली को लगाएंगे, ठीक है ना। तो माना तांबे की तार की कुंडली ये है, हम यहाँ से लपेटना शुरू कर रहे हैं, ये हमने लपेटी तांबे की तार की कुंडली। अब हम इस कुंडली को, जो हमने ये कुंडली बनाई लपेटी है, हम इसको क्या करते हैं, एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, और कैसा चुंबकीय क्षेत्र, त्रिज्या, जिसका हेड क्या हो, त्रिज्या हो, उसमें लटका एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में इसको लटका। चुंबकीय क्षेत्र आप जानते हैं क्या क्या होता है, एन व एस में हमने इस कुंडली को लटका दिया। अब जब हमने कुंडली लपेटी तो उसके 2 सिरे थे, इसके एक सिरे पर हमने फॉस्फर ब्रॉन्ज का तार लगाया और उस पे एक मिरर लगाया, दर्पण लगाया, उत्तल दर्पण लगाया, और उसके सिरे से हमने क्या कर दिया, उसके सिरे से हमने एक टर्मिनल तार निकाला, है ना, और इसको यहाँ बाहर टर्मिनल तार को निकाला और इस पे टर्मिनल टर्मिनल। अब जो हमने बेलनाकार चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली लटका रखी है, जब हमने तार लपेटा तो उसके 2 सिरे होंगे, तो दूसरे सिरे को हमने एक स्प्रिंग, ये भी फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी हुई स्प्रिंग से लगाया और फिर इस पर दूसरा टर्मिनल है, ठीक है। अब आप कहेंगे फॉस्फर ब्रॉन्ज क्यों लिया हमने, क्योंकि फॉस्फर ब्रॉन्ज की जो मरोड़ी दृढ़ता होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि जैसे ही इसमें थोड़ा भी धारा बहेगी ये तुरंत मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। तो हम छोटी से छोटी धारा को इसमें क्या कर पाएंगे, मेजर कर पाएंगे। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन इसका, और इसको हम क्या करते हैं, सुविधा के लिए क्या कर देते हैं, एक
बक्से में, निर्वात का एक फ्रेम या बक्से में इसको हम क्या कर देते हैं, अच्छे से व्यवस्थित कर देते हैं। हाँ, एक चीज छूट गई इसमें, इसको हम व्यवस्थित कर लेते हैं। और हाँ, जो हमने ये फॉस्फर ब्रोंज की ताल लगाई है, यहाँ पे ये मिरर लगाया है, इससे हम किसको, एक स्केल को और लैंप को व्यवस्थित कर देते हैं। जैसे ये है जीरो विच्छेद, 1 और ऐसे ही ये लगा देते हैं, है ना, ताकि हम जो विक्षेप हो उसको इस स्केल पर पढ़ सके। तो आपको संरचना समझ में आ गई, बहुत इजी है। सबसे पहले क्या है, इसका इनर पार्ट में क्या है, एक बेलनाकार नम लोहे की क्रोड ली है, उसको हमने अचुंबकीय पदार्थ जैसे एल्यूमिनियम की फ्रेम में रखा और उस फ्रेम पर हमने तांबे के तार को लपेटकर कुंडली बनाई। अब तार को लपेटा तो उसके दो सिरे हैं, एक सिरे पर हमने मिरर लगाया और उससे हमने स्केल को और क्या कहते हैं प्रकाश लैंप को ऐसे व्यवस्थित किया कि हम इस पे रीडिंग पढ़ सकें। और जो हमने फॉस्फर ब्रोंज का तार लगाया है उस पर हम क्या लगते हैं, एक टर्मिनल T1 लगा देते हैं, ठीक है ना। भाई टर्मिनल क्यों छोड़े जाते हैं, ताकि हम इसको धारा दे सके। बैटरी लगाएंगे तो बैटरी का प्लस यहाँ जोड़ दिया, माइनस यहाँ जोड़ दिया, तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी, तो टर्मिनल जोड़ देते हैं। दूसरा जो कुंडली का सिरा था उसको हमने एक स्प्रिंग से, ठीक है ना, स्प्रिंग से लगा करके उसे यहाँ पे स्क्रू से कस कर इस पर दूसरा टर्मिनल T2 लगा देते हैं। तो ये हो गई आपकी चल कुंडल धारा मापी की संरचना। अब आता है इसका सिद्धांत। तो सिद्धांत क्या है, जब इतना है, नहीं सुन लीजिए, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, माना हमने यहाँ पे क्या लगा लिया, एक बैटरी लगा ली, हमने एक बैटरी लगा ली और बैटरी का हमने प्लस सिरा T1 टर्मिनल से और माइनस सिरा हमने T2 टर्मिनल से लगा दिया। तो यहाँ से क्या होगी, धारा का प्रवाह होगा। और जब एक समान अब इसका सिद्धांत सुन लीजिए, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में एक विक्षेपक बल युग्म बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। विक्षेपक जैसे इसमें धारा प्रवाहित की जाएगी चुंबकीय क्षेत्र के कारण और धारा के कारण इसमें एक विक्षेपक बल उत्पन्न होगा। और यह विक्षेपक बल, ठीक है ना, किस पे निर्भर करेगा, धारा की प्रबलता पर निर्भर करता है। धारा ज्यादा होगी तो ज्यादा विक्षेप होगा, कम होगी तो कम विक्षेप होगा, ठीक है ना। और इस विक्षेप को हम इस स्केल पर पढ़ लेंगे, ठीक है ना। इस पे एक स्विंग नीडल लगाई होती है ऐसे में, और ये 3 डायमेंशनल नहीं है ना, 1 डायमेंशनल में आपको ऐसे ही दिखेगा, ठीक है ना। तो इसका सिद्धांत क्या है, जब हम कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी बेलनाकार एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें एक विक्षेपक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। और यह बल आघूर्ण किस पे निर्भर करता है, धारा की प्रबलता पे निर्भर करता है। माना इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, इस जो ये कुंडली है इसमें फेरों की संख्या N है, जो ये कुंडली है इसका क्षेत्रफल A है, और जो ये हमने चुंबकीय क्षेत्र रखा है N से S की ओर होता है ना, उसकी तीव्रता क्या है, B है। तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण जो इस पे कार्य करेगा बल आघूर्ण, तो बराबर क्या होगा, N I A B साइन थीटा, जिसमें थीटा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र B वह क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल के लंबवत होता है क्षेत्रफल सदिश U, और चुंबकीय क्षेत्र क्या है
एन से एस की ओर है, तो क्या होगा 90 अंश होगा, पर निर्भर करता है। तो इस अब हम क्या लिखेंगे, क्योंकि क्या है, क्योंकि जो ये चुंबकीय क्षेत्र है क्या, चलो इतना ही समझो आप, इस पे एक बलाघूर्ण टो लग रहा है NIAB साइन थीटा, समीकरण नंबर 1। अब इस पर यहाँ पे समझिए धारा प्रवाहित हुई, इस पर एक बलाघूर्ण लगा जिसने इसे टर्न किया, ऐसे है ना, यूं है तो ये कुंडली है, ऐसे है मानो, तो इसको यूं टर्न किया तो ये मुड़ा, स्प्रिंग मुड़ेगी, मुड़ेगी तो कसेगी, कसेगी तो क्या होगा, इसमें है मोड़ पड़ेगा, और ये रुकेगी तब जब जो ये बल आघूर्ण टो है ना, विक्षेपक बल आघूर्ण टो और ऐठन बल आघूर्ण जो इस स्प्रिंग में ऐठन हुई है वो बल आघूर्ण बराबर होंगे, तो जो होगी निडिल रुक जाएगा, इसका विक्षेप रुक जाएगा ऐसे। तो साम्यावस्था के लिए क्या होगा, कुंडली, हम पहले ये लिखेंगे, यदि निलंबन पट्टी या स्प्रिंग की मरोड़ी दृढ़ता C हो तथा फाई निलंबन पट्टी में ऐठन हो तो ऐठन बल युग्म, ऐठन बल युग्म क्या होगा, माना हम लिख लेंगे, सीधे लिख लो साम्यावस्था के लिए है, साम्यावस्था यानी कि ये ऐसे मुड़ा और रुका, जो ये मरोड़ी दृढ़ता है ये किसके बराबर होगी, ऐठन बल युग्म किसके बराबर होगा, विक्षेपक बल युग्म के। तो साम्य साम्यावस्था के लिए साम्यावस्था के लिए क्या होगा, विक्षेपक बल युग्म, विक्षेपक बल युग्म, विक्षेपक बल युग्म बराबर होगा ऐठन बल युग्म, ऐठन बल युग्म। अब विक्षेपक बल युग्म तो आपको पता है कितना है, NIAB साइन थीटा। अब ऐठन बल युग्म, ऐठन बल युग्म माना इसकी मरोड़ी दृढ़ता क्या है, C है, ये इस पदार्थ की विशेषता होती है, जैसे हमने यहाँ पे फॉस्फर ब्रोंज किया है तो उसकी मरोड़ी दृढ़ता C बहुत कम होती है, यानी कि थोड़ा भी अगर इसमें धारा बहेगी तो ये तुरंत मूव करने लगेगी, ठीक है ना, तो C है। और अगर ये ऐठन जो हुई है वो कितनी हुई है, फाई ऐठन, तो ये होगा ऐठन बल युग्म C फाई, ठीक है। अब इससे I का मान निकाल सकते हैं आप, इधर निकाल लीजिए, I बराबर क्या है, C अपॉन क्या हो जाएगा, NAB साइन थीटा इंटू फाई। अब क्या है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र हमने कैसे बनाया है, त्रिज्यीय बनाया है, तो प्रत्येक स्थिति में थीटा बराबर 90 अंश, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय रेडियल है, अतः इस कंस्ट्रक्शन के लिए थीटा बराबर 90 अंश, ठीक है ना भाई, ये क्षेत्रफल सदिश है और ये ऐसे है चुंबकीय क्षेत्र N से S की ओर, तो कहीं भी घूमेगा ये हर हाल में कितना होगा, थीटा बराबर 90, इसीलिए हम इस चुंबक को क्या बना रहे हैं, त्रिज्यीय बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू C अपॉन NAB साइन 90 इंटू फाइव। अब साइन 90 का मान होता है एक, तो C अपॉन NAB इंटू फाइव आई बराबर। अब देखो C मरोड़ी दृढ़ता क्या है, नियतांक है, N फेरों की संख्या आपको पता है, A क्षेत्रफल निश्चित है कुंडली का, आपको पता है कितना क्षेत्रफल की आपने कुंडली ली है, B विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की
तीव्रता। भाई आपको पता है आपने कितने स्ट्रॉन्ग चुंबक रखे हैं, तो आई सीधे किस पे निर्भर कर रही है, विक्षेप पे, है ना, विक्षेप पे निर्भर कर रही है। तो माना ये सब क्या है, नियतांक है। तो आई इक्वल टू के फाइव, या फिर हम लिख सकते हैं आई प्रोपोर्शनल टू 5। तो हम लिखेंगे त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का विक्षेप उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का विक्षेप उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही मैंने आपको शुरू सिद्धांत में लिखाया था। ठीक है, अब हमने इसको समीकरण नंबर 1 बनाया था, अब हम इसको समीकरण नंबर 2 बनाते हैं। समीकरण नंबर 2 इसको बनाते हैं और इसको समीकरण नंबर 3 बनाते हैं। अब इसमें कुछ स्थिरांक हैं जिनके बारे में पेपर में पूछा जाता है। उसमें सबसे पहले धारा परिवर्तन गुणांक। तो धारा परिवर्तन गुणांक क्या होता है? धारा परिवर्तन गुणांक, धारा परिवर्तन गुणांक, धारा परिवर्तन गुणांक, करंट रिडक्शन फैक्टर। ठीक है ना, तो समीकरण 1, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, 2 और 3 से कर सकते हैं या फिर 2 से। क्या है 2 से? आई इक्वल टू सी अपॉन एन ए बी इंटू 5। तो समीकरण 2 से हम धारा परिवर्तन गुणांक निकालेंगे। तो इसमें धारा परिवर्तन गुणांक क्या है? समीकरण 2 से ये, और समीकरण 2 और 3 से के बराबर क्या है? सी अपॉन एन ए बी। 3 क्या है? आई इक्वल टू के 5 से, तो के इक्वल टू सी अपॉन एन ए बी। ये क्या है? धारा परिवर्तन गुणांक। के को क्या कहते हैं? हम पहले भी लिख सकते थे, जहाँ के धारा परिवर्तन गुणांक है, और ये एक नियतांक है किसी कुंडली के लिए जो हमें दी गई है, उसके लिए ये क्या है? एक नियतांक है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वह है धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। धारा सुग्राहिता, सुग्राहिता ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। धारा सुग्राहिता या करंट सेंसिटिविटी बहुत बार पूछी जाती है। तो क्या होती है धारा सुग्राहिता? धारा मापी की धारा सुग्राहिता कुंडली में प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप से नापी जाती है। भाई विक्षेप क्या है? 5, और ये क्या हो? प्रति एकांक धारा में कितना विक्षेप हो रहा है, वही क्या होती है? धारा सुग्राहिता। तो धारा सुग्राहिता क्या होती है? प्रति एकांक आवेश में जो क्या हो रहा है, प्रति एकांक धारा में जो विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, वही क्या होती है? धारा सुग्राहिता। प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप को ये हम क्या कहते हैं? धारा सुग्राहिता। प्रति एकांक धारा के लिए जो विक्षेप उत्पन्न होता है, प्रति एकांक धारा में जो विक्षेप उत्पन्न होता है, वही क्या होती है? धारा सुग्राहिता। अब फाई अपॉन आई। अब समीकरण 2 से अगर हम फाई अपॉन आई निकालना चाहें तो क्या होगा? भाई ये आई यहाँ चला जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? समीकरण 2 से धारा सुग्राहिता फाई अपॉन आई, तो क्या हो जाएगा? फाई अपॉन आई बराबर ये आई यहाँ चला जाएगा और ये उल्टा होकर इधर आ जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा नीचे का, एन ए बी अपॉन सी। ये हो गई धारा सुग्राहिता। अब ये
क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आप चल कुंडल धारामापी या धारामापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाएंगे। तो ये सुग्राहिता अधिकतम हो, इसके लिए क्या चाहिए भाई, जो ऊपर है वो ज्यादा होनी चाहिए और जो नीचे है वो कम होना चाहिए। तो n सबसे पहले फेरू की संख्या। अगर हमें किसी चल कुंडल धारामापी की सुग्राहिता अधिक रखनी है तो हम फेरू की संख्या अधिक रखेंगे, लेकिन हम फेरू की संख्या बहुत अधिक नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ऐसा करेंगे तो इसमें प्रतिरोध, क्योंकि तार बढ़ेगा और तार बढ़ेगा तो उसमें प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो ये इतने अच्छे से संसूचित नहीं करेगा। फिर दूसरा आता है क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल। अगर हम कुंडली के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो धारामापी का आकार बढ़ेगा, वो भी हमारे लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं है। तीसरा आता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जितना अधिक प्रबल हम चुंबकीय क्षेत्र रखेंगे उतनी ही ज्यादा धारा सुग्राहिता होगी। तो आपको जब भी किसी धारामापी की सुग्राहिता बढ़ानी है तो आप चुंबकीय क्षेत्र को अधिक प्रबल बनाइए। तीसरा सी, ये क्या होना चाहिए, कम। ये क्या है, मरोड़ी दृढ़ता, यानी कि थोड़ा भी धारा बह रही है ये तुरंत मूव होना चाहिए, तो मरोड़ी दृढ़ता सी क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। इसीलिए हम इस कंस्ट्रक्शन में फॉस्फर ब्रॉन्ज का तार ले रहे हैं, क्योंकि उसकी मरोड़ी दृढ़ता बहुत कम होती है। तो सुग्राहिता किससे बढ़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा दीजिए और मरोड़ी दृढ़ता को कम से कम रखिए। ऐसा पदार्थ रखिए कि जो एकदम से ट्विस्ट कर, एकदम से मुड़ जाए, है ना, जिसकी मरोड़ी दृढ़ता बहुत कम हो, थोड़ा भी धारा आए तो तुरंत मुड़ जाए। ये हो गया धारा सुग्राहिता। अब आता है वोल्टेज सुग्राहिता। क्या आता है, वोल्टेज सुग्राहिता। अब अगर हमने धारा प्रवाहित की तो इसमें वोल्टेज होगा। अब जो प्रति एकांक वोल्टेज में जितना विक्षेप उत्पन्न होता है वही क्या है, वोल्टेज सुग्राहिता। और यदि जो ये कुंडली है इसका प्रतिरोध R है, वोल्टेज सुग्राहिता यानी कि प्रति एकांक वोल्टेज में विक्षेप से हम उसे मापेंगे। तो प्रति एकांक वोल्टेज में अब वोल्टेज V इसका क्या होता है, IR, यानी कि फाई अपॉन IR। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई वोल्टेज सुग्राहिता, फाई अपॉन V क्या हो गई, वोल्टेज सुग्राहिता। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई अपॉन I बटे R। अब ये देखो फाई अपॉन I क्या है, धारा सुग्राहिता, तो वोल्टेज सुग्राहिता बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर आ गई धारा फाई अपॉन I यानी कि धारा सुग्राहिता बटे प्रतिरोध। तो वोल्टेज सुग्राहिता बराबर सुग्राहिता बराबर धारा सुग्राहिता बटे R, यानी कि प्रतिरोध। तो ये आपका आ गया चल कुंडल धारा मापी। और इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे कि क्या है, ये किस काम आता है, उसके बाद आएगी रचना, उसके बाद आएगा सिद्धांत, सिद्धांत से हम धारा और विक्षेप में संबंध स्थापित करेंगे, और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, धारा सबसे पहले निकलेगा धारा परिवर्तन गुणांक के, उसके बाद धारा सुग्राहिता और फिर वोल्टेज सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता बहुत बार पूछी जाती है बोर्ड परीक्षा में। तो ये हो गया आपका कंप्लीट चल कुंडल धारामापी।